पाकिस्तानी जहाज जो है वो क्रैश कर गया है और कराची के पास जो है ये वाकया पेश आया है। ये जहाज जो है ये शारजा से कराची आ रहा था जब ये हादसे का शिकार हुआ है। त्यारे से मुताद्दिद बार राब्ते की, उसके बाद कोशिश की गई लेकिन कोई जवाब जो है वो मौसूल नहीं हुआ है। ईरान अमेरिका का मामला जो है एक दफा फिर खराब हो गया है। आपने हुर्मुज और खलीज ओमान के करीब एक ऑयल टैंकर पर हमला हुआ है। इमरान खान साहब की बहनों की एक दफा फिर वहां से मुलाकात नहीं करवाई गई और पीटीआई की जानिब से जो 6 अफराद की लिस्ट भी वहां पे दी गई थी उनकी भी मुलाकातें जो है वो इमरान खान साहब से नहीं करवाई गई। धरने के इख्तिताम पर उन्होंने आइंदा धरनों में कारकुनों को ना बुलाने का ऐलान कर दिया और कहा कि आज के बाद कोई कारकुन नहीं आएगा, सिर्फ हम 3 बहनें ही यहाँ पे आएंगी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। अपने डिजिटल चैनल के ऊपर आपको खुशामदीद कहेंगे। पिछले 12 घंटे की आम 3 खबरों के साथ एक दफ़ा फिर आपके सामने हाजिर हैं। आपसे दरख्वास्त, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए उसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। मैं ये जो अहमद रज़ा डार है, इसाक डार साहब का जो नवासा है, उस सिलसिले में आज का दिन बड़ा अहम दिन है और मैं ये क्यों कह रहा हूँ ये थोड़ी देर में इसकी डिटेल्स जो है मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और मेरे पास कुछ और भी बड़ी अहम खबरें, ये सब की सब आपके साथ मैं शेयर करूंगा। खास तौर पे ईरान के हवाले से एक दफ़ा फिर कल रात को जो है मामलात ख़राब हो गए हैं। जी हाँ, मामलात ख़राब हो गए हैं और ये क्यों ख़राब हुए हैं और उसकी वजह से तेल की कीमतें एक दफ़ा फिर जो है वो ऊपर जाना शुरू हो गई हैं। इसकी डिटेल्स भी जो है थोड़ी देर में आपसे शेयर करता हूँ। लेकिन सबसे पहले जो एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया है कल रात को, वो है कि जनाब एक पाकिस्तानी जहाज़ जो है वो क्रैश कर गया है और कराची के पास जो है ये वाक़या पेश आया है। ये बेसिकली तकरीबन कराची से 155 नॉटिकल माइल्स जो है वो बताया जाता है दूर ये हादसा पेश आया है और समंदर में सस्पेक्टेड है। अभी चूंकि तकरीबन आधी रात से ज़्यादा का वक्त है जब हम ये वीलॉग रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो अभी तक की जो डिटेल्स हैं वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। उसके बाद अगले वीलॉग के अंदर जो है मैं इसकी मज़ीद डिटेल्स आपके साथ शेयर करूँगा। ये बताया जा रहा है कि तकरीबन 155 नॉटिकल माइल्स अरेबियन सी के अंदर, बहर अरब के अंदर जो है ये जहाज़ गिर के वहाँ पे तबाह हुआ है। अब 155 नॉटिकल माइल्स अगर मैं आपको लैंड के लिहाज से समझाऊं तो ये तकरीबन कोई 278 किलोमीटर, तकरीबन रफली आप समझ लीजिए 250 किलोमीटर का फासला जो है वो कराची से बनता है जहाँ पे जहाज़ गिरा है। और ये जो जहाज़ है ये बेसिकली एक कार्गो जहाज़ है, K2 एयरवेज का बोइंग 737, ये गिर के वहाँ पे जो है वो तबाह हुआ है। अब तक की इतलात के मुताबिक इसमें 5 जो स्टाफ का अमला था, जो क्रू के अरकान थे वो उसमें शामिल थे, जिसमें कैप्टन और को पायलट और उसके बाद दीगर अमला जो है 5 अफराद इसके अंदर सवार थे। ये जो K2 एयरवेज है ये बेसिकली आपने कभी इसके ऊपर इसको कमर्शियल एयरलाइंस के हवाले से, यानी कि जो डोमेस्टिक रूट्स के ऊपर सफ़र होता है जिस तरह जिना के हो गया या PIA का हो गया या एयर ब्लू हो गया, ये उस तरह नहीं है। ये सिर्फ कार्गो के लिए जो है ये जहाज़ इस्तेमाल होता था। ये डोमेस्टिक पहले रूट्स के ऊपर जो है वो काम करता था, उसके बाद इन्होंने इंटरनेशनल रूट्स की भी जो है इसके ऊपर शुरू कर दिए थे। इस जहाज़ के बारे में जो है वो बताया जाता है कि ये इसके अंदर मुख्तलिफ किस्म के कंपार्टमेंट्स थे। इसके अंदर फ्रूट वेजिटेबल्स रखने के लिए ख़ास तौर पे जो है वो एक फ्रोज़न एरिया भी जो है ख़ास तौर पे उन्होंने रखा गया था, या मेडिसिन के लिए या इसके अलावा दीगर सेंसिटिव सामान रखने के लिए भी जो है इसके कंपार्टमेंट्स थे। अब ये जहाज़ जो है ये शारजा से कराची आ रहा था जब ये हादसे का शिकार हुआ है और अब तक की इतलात के मुताबिक रेडार के ऊपर ये एक्चुअली इसका फ़्लाइट डेटा जो है वो थोड़ा सा शेयर हुआ है कल रात को, और इसके अंदर जो है ये बताया जा रहा है कि कराची एरिया कंट्रोल सेंटर जो है इसके साथ ये राब्ते में था और इसके साथ राब्ता जो है इसका जहाज़ का एकदम मुनक़ता हुआ है। और उसके बाद अगर आप ये स्लाइड देखें तो आहिस्ता आहिस्ता एल्टीट्यूड ख़ास तौर पे इसका देखिएगा कि वो जो है एकदम कम होना शुरू होता है। 13-14 हज़ार फुट की बुलंदी से ये एकदम जो है वो नीचे डिसेंड करना शुरू करता है। और इसके बाद ये भी कुछ जो एविएशन के एक्सपर्ट्स हैं वो ये बता रहे हैं कि जिस तरीके से इसका ड्रॉप आया है, अच्छा ज़हन में रखिएगा कि जहाज़ों के जो क्रैश होता है, ज़ाहिर बात है उसके बाद तो पूरी एक इन्वेस्टिगेशन होती है, लेकिन ये जिस तरीके से इसका ये अब तक एल्टीट्यूड की एकदम ये जो कमी हुई है इसका इंजन फॉल्ट फिलहाल नहीं बताया जा रहा है, इसके कोई और प्रॉब्लम जो है वो अब तक बताई जा रही है। बट ऑब्वियसली दीज आर वेरी इनिशियल टाइम्स, अभी नहीं बताया जा सकता है कि एग्जैक्टली क्या प्रॉब्लम था। सबसे पहले तो अब तक जब तक ये वीलॉग रिकॉर्ड हो रहा है, क्योंकि समंदर का एरिया है, अभी तक तो उसका कोई मलबा या इस किस्म की कोई चीज़ भी जो है अभी तक रिकवर नहीं हुई है, कम अज़ कम। हो सकता है जब तक आप वीलॉग देखें तब तक जो है मज़ीद अपडेट्स भी इस सिलसिले में आ जाएँ। ये जो वाक़या एग्जैक्टली जो रिपोर्ट हुआ है वो रात 9:18 के ऊपर ये रिपोर्ट किया गया है कि इसने इस फ़िज़ाई रास्ते पर तैयारे ने नेविगेशन में ख़राबी की उसने इतला दी और रहनुमाई के लिए जो है वो हेडिंग्स उसने तलब की जिसमें तैयारे को मौजूदा सिमत बरकरार रखने की हिदायत की गई। इसी दौरान तैयारा दाएं जाने मुड़ता है और तेज़ी से बुलंदी खोता हुआ देखा गया। तैयारे की गिरने की शरह जो है वो 15,000 फुट थी।
तैयारे से मुतअद्दिद बार राब्ते की उसके बाद कोशिश की गई, लेकिन कोई जवाब जो है वो मौसूल नहीं हुआ है। रेस्क्यू एंड सर्च ऑपरेशन जो है ऑलरेडी शुरू कर दिया गया है और रेस्क्यू कोऑर्डिनेशन सेंटर जो है उसे फ़ाल कर दिया गया है और पाक बहरिया का जंगी जहाज़ PNS जुल्फ़िकार जो है वो मुतासरा इलाके की जानिब अब रवाना भी कर दिया गया है और पाक फ़िज़ाइया का साब तैयारा भी जो है वो बुल्हारी से सर्च ऑपरेशन के लिए इस वक्त मुतहरिक है। पाक बहरिया का ATR तैयारा भी तुर्बत से प्रवास करके तलाश की कार्रवाइयों में शामिल है। सो इस वक्त की इतलात के मुताबिक बहरी और फ़िज़ाइया हर तरीके से जो है इस वक्त इसका सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है। दूसरा, इस जहाज़ के बारे में ये भी बताया गया है कि ये लाहौर कराची से शारजा जो गया था वहाँ पे भी ये रिपेयर्स के लिए गया था और ये जब अभी आ रहा था शारजा से तो इसके ऊपर कोई सामान नहीं लदा हुआ था या ये कार्गो लेके नहीं आ रहा था, ये सिर्फ रिपेयरिंग के लिए जो है वहाँ पे गया था और वापसी के ऊपर जो है सस्पेक्टेड है कि ये हादसा अभी तक पेश आया है। अभी भी अब देखते हैं, ये सर्च ऑपरेशन अभी जारी है, इसके बारे में जो है जैसी हमें कोई मजीद अपडेट्स मिलती हैं हम आपको आगाह करेंगे। इसके अलावा मैंने शुरू में आपको बताया था कि जनाब ईरान अमेरिका का मामला जो है एक दफ़ा फिर ख़राब हो गया है और उसकी वजह जो है वो ये बताई जाती है कि आपने हुर्मुज़ और खलीज ओमान के करीब एक ऑयल टैंकर पर हमला हुआ है और उसके बाद ईरान और अमेरिका के दरमियान मामला जो है एक दफ़ा फिर रात को ख़राब हो गए हैं और मुतलका ऑयल टैंकर जो है अमरीकी बहरिया की हिमायत से आपने हुर्मुज़ में ओमान के रास्ते से गुजरने की कोशिश कर रहा था, जिसके बाद उसे निशाना बनाया गया है। रिपोर्ट में कहा गया कि मुबैना तौर पर जहाज़ को मुतअद्दिद बार इंतबाह किया गया, ताहम उसने हिदायत पर अमल नहीं की। ईरानी नशरियाती इदारे ने यह भी वाज़ेह किया कि इस दावे की ईरान के किसी सरकारी ओहदेदार ने ना तो तस्दीक की है और ना ही तरदीद की है। ईरान माजी में ये मौक़िफ़ इख्तियार करता रहा है कि आपदा हुर्मुज़ में ओमान की जानिब से गुजरने वाले जनूबी बहरी रास्ते पर सफ़र करने वाले तमाम जहाज़ों को ईरानी फ़ौज के साथ पेशगी राब्ता और हम आहंगी करना ज़रूरी है। इसके साथ साथ हिंदुस्तान जाने वाला कतर का जहाज़ LNG अल रिकायत ये भी जो है हुर्मुज़ में हमले की जद में आया है। कतर ने कहा है कि आपने हुर्मुज़ से गुजरने वाले कतरी ऑयल टैंकर को निशाना बनाना बैनुल-अक़वामी बहरी जहाज़ रानी के अमन व सलामती के खिलाफ नाकाबिले कबूल जारियत है और कतरी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान ने कहा है कि ईरान फ़ौरी तौर पर ऐसे तमाम इक़दाम बंद करे जो इलाकाई सलामती को नुकसान या बैनुल-अक़वामी बहरी जहाज़ रानी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ख़तरा बनते हैं। अच्छा, ये ख़ास तौर पर कतर का जहाज़ एक्चुअली टारगेट होना जो है वो और भी ज़्यादा सिग्निफिकेंट है। इसकी वजह यह कि आपको पता होगा कि अभी जो बर्गन स्टॉक के अंदर जहाँ पे स्विट्ज़रलैंड के अंदर मुज़ाकरात हो रहे थे उसमें कतर और पाकिस्तान वो सालसी का किरदार अदा कर रहे थे और वहाँ पे ईरान और अमेरिका की डेलीगेशंस वहाँ पे मौजूद थे और उसके बाद अगला राउंड जो एक्चुअली मुज़ाकरात का हुआ था वो दोहा के अंदर हुआ था। तो कतर का ही एक मीडिएटर का जहाज़ जो है वो टारगेट होना ईरान की जानिब से, उसके ऊपर जो है वो मामलात एकदम और भी ज़्यादा ख़राब हो गए हैं। वरना इससे पहले अमरीकी जहाज़ों के साथ जो है वो तो पटाखे वगैरह चलते रहते थे, लेकिन यहाँ पे कतर के जहाज़ को जो है वो अब टारगेट किया गया और इसके ऊपर कतर ने जो ईरानी एम्बेसडर हैं इतलात के मुताबिक उनको भी बुला के जो है अपना प्रोटेस्ट वहाँ पर रिकॉर्ड किया है। सो एकदम चीज़ें जो हैं वो बहुत ज़्यादा ख़राब हुई हैं और उसके बाद ये भी अब रिपोर्ट किया गया है कि 24 घंटे के दौरान 3 बहरी जहाज़ों को बेसिकली निशाना बनाया गया है और इसके साथ साथ ये भी बताया जा रहा है कि उसके बाद अमेरिका की जानिब से ईरान को अपना तेल एक्सपोर्ट करने के हवाले से जो एक रियायत दी गई थी, अब वो रियायत जो है वो ख़त्म कर दी गई है और अब उनको तमाम जो कंपनीज़ हैं उनको 10 दिन का टाइम दिया गया कि अपनी ट्रांजैक्शंस जो हैं उसको ख़त्म करें। सो एकदम हमने इस वक्त ऑयल प्राइसेस जो है हम उनको देख रहे हैं कि ऑयल प्राइसेस जो हैं वो एकदम ऊपर चढ़ना शुरू हो गई हैं। ये आपके सामने की सूरत हाल है कि तेल की कीमतें जो हैं वो यकायक एकदम ऊपर जाना शुरू हो गई हैं। ये तकरीबन अप्रॉक्सीमेटली $68 $68 तक जो है वो नीचे गिर गई थी, लेकिन अब जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो ये $72 से भी इस वक्त ऊपर रिकॉर्ड की जा रही हैं। सो टेंशन जो हैं वो एक दफ़ा फिर से अब सामने आना शुरू हो गई हैं। दूसरी जानिब एक ये खबर भी आई है कि ईरानी मीडिया ने सेटेलाइट तस्वीर जो है वो कोट करते हुए ये कहा है कि अमरीकी तैयारा बरदार बहरी जहाज़ USS इब्राहिम लिंकन बहरा ओमान से निकलकर बहरा अरब में जो है वो दाखिल हो गया है और रिपोर्ट्स के मुताबिक गुज़श्ता 2 हफ्तों के दौरान अमरीकी बहरी बेड़े की पोजीशन में नुमायाँ तब्दीली देखी गई है। 22 जून और 5 जुलाई को ली गई सेटेलाइट तस्वीर के काबिल जायज़े से जाहिर होता है कि USS इब्राहिम लिंकन जो पहले ईरान की बंदरगाह चाबहार से तकरीबन 140 किलोमीटर दूर बहरा ओमान में मौजूद था, अब तकरीबन 207 किलोमीटर जनूब की जानिब बहरा अरब के अंदर जो है वो मुंतकिल हो चुका है। इसके अलावा अब कुछ ज़रा लोकल पॉलिटिक्स के हवाले से भी बात करते हैं
और उसके अंदर कल जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन जो है मौजूद थे अडयाला जेल में, अडयाला जेल के बाहर, आई एम सॉरी, अडयाला जेल के बाहर वहाँ पे मौजूद थे, जहाँ पे इमरान खान साहब की बहनें जो हैं उनसे मुलाकात के लिए आई हुई थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की दीगर रहनुमा, जिसमें शफीउल्लाह जान और दीगर अफराद भी जो है वहाँ पे मौजूद थे। लेकिन वहाँ पे रिसेंटली एक ट्रेंड जो है वो देखा गया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुन होते हैं वो आपस में ही वहाँ पे लड़ना शुरू कर देते हैं, और इसी तरह का वाक़या ये आपके सामने है। एक दफ़ा फिर कल जो है ये वहाँ पे वाक़या पेश आया है कि कारकुनों की आपस में लड़ाइयाँ जो है वहाँ पे स्टार्ट हो गई हैं। अब इसमें यह बताया जाता है कि बेसिकली उसमें से एक ग्रुप जो है वो अलीमा खान साहिबा से मिलने के लिए आया था, जबकि दूसरा ग्रुप जो है वो उनकी मुलाकात रुकवाना चाहता था कि नहीं, उनकी मुलाकात जो है वो नहीं होनी चाहिए। और उसी के दौरान जो है ये मुठभेड़ आपस में हुई है कारकुनों के ग्रुप्स के दरमियान। और इस दौरान जो ख़वातीन वहाँ पे मौजूद थी उन्होंने भी ये लड़ाइयाँ वगैरह रुकवाने की कोशिश की, बट दे डिड नॉट स्टॉप। और उसके बाद दोबारा एक दफ़ा पहले लड़ाई जो है वो छुड़वाई गई, लेकिन फिर दोबारा लड़ाई जो है वो स्टार्ट हो गई। तो आई एम सॉरी टू से, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अक्सर जो गैदरिंग्स वगैरह हैं उसके अंदर ये हुल्लड़बाजी और ये लड़ाई का एलिमेंट जो है वो होता है, कई दफ़ा वहाँ पे होता है। इवन बल्कि इमरान खान साहब जब खुद जलसे वगैरह किया करते थे तो वहाँ पे भी इस तरह की बहुत सी चीज़ें जो है रिपोर्ट होती थी। नज़्म ज़ब्त का जो है एक बड़ा प्राइम इशू हमेशा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ रहा है। कल अलबत्ता इमरान खान साहब की बहनों की एक दफ़ा फिर वहाँ से मुलाकात नहीं करवाई गई, और पीटीआई की जानिब से जो 6 अफराद की लिस्ट भी वहाँ पे दी गई थी उनकी भी मुलाकातें जो हैं वो इमरान खान साहब से नहीं करवाई गई। अलबत्ता बुशरा बीबी की फैमिली जो है उनकी मुलाकात बुशरा बीबी से करवा दी गई है, और मुलाकात के लिए वो जेल के अंदर गई। उनकी फैमिली, उनकी बेटी और भाभी ने जो है वो कॉन्फ्रेंस रूम में उनकी तकरीबन 40 मिनट की उनसे मुलाकात हुई है, और इमरान खान साहब की बुशरा बीबी से मुलाकात भी करवा दी गई है, और दोनों मियाँ बीवी की मुलाकात तकरीबन 25 मिनट तक जो है वो कॉन्फ्रेंस रूम में हुई है। जेल ज़राए के मुताबिक मुलाकात में दोनों के दरमियान सेहत और कानूनी मामलात के ऊपर जो है वो बातचीत हुई है। इसके अलावा जब उनकी बहनों की मुलाकात कल नहीं हो सकी तो उस पर जो उनकी बहनें थीं उन्होंने फैक्ट्री नाके के ऊपर धरना दिया, और धरने के अख्तिताम पर उन्होंने आइंदा धरनों में कारकुनों को ना बुलाने का ऐलान कर दिया, और कहा कि आज के बाद कोई कारकुन नहीं आएगा, सिर्फ हम 3 बहनें ही यहाँ पे आएंगी। मेरे ख्याल में दिस इज ऑल्सो आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन, क्योंकि बार बार जो है वो तकरीबन 3 से ज़ायद दफ़ा जो है वो 10,000 अफराद का मुतालबा कर चुकी हैं कि जी उनको आना चाहिए, लेकिन कभी भी दिस फिगर इज़ नेवर इवन क्रॉस 2000। तो मेरे ख्याल में आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन भी जो है उन्होंने कहा है कि दिस कैन नॉट गो ऑन। मतलब ये काफ़ी एम्बैरेसिंग हो जाता है ना, ज़ाहिर बात है आप बार बार डिमांड करें, ये कहें कि जनाब लोग आएँ लेकिन लोग ना आएँ, तो मेरे काफ़ी एम्बैरेसिंग हो जाता है। उन्होंने कहा कि जी हमने आज अपना लाहेअमल दे दिया है, हमने स्ट्रीट मूवमेंट और तहरीका लाहेअमल आज दे दिया है। हमने वाजे किया है कि अडयाला जेल हम सिर्फ 3 बहनें आएंगी, पार्टी का कोई भी कारकुन हमारे साथ अडयाला नहीं आएगा। जो कारकुन यहाँ आते रहे उनका शुक्रिया अदा करेंगे। उन्होंने कहा कि मुलाकात के बाद जिन रहनुमाओं के नाम होंगे वो बेशक अडयाला आएँ। उन्होंने कहा कि बानी पीटीआई इमरान खान की तरफ से स्ट्रीट मूवमेंट के पैगामात पहले आ चुके हैं। बानी पीटीआई के एक्स अकाउंट पे स्ट्रीट मूवमेंट से मुतालिक दोबारा उजागर किया जाएगा। पार्टी लीडरान अपने अपने अजला में स्ट्रीट मूवमेंट को लीड करेंगे और प्रेशर बनाएंगे। कोई किसी किस्म की ना स्ट्रीट मूवमेंट है, ना कोई प्रेशर डेवलप किया जा रहा है, ना कोई कॉर्नर मीटिंग्स, ना कोई जलसे, कुछ भी नहीं हो रहा। और आपको मैं आई नीड टू रिपीट दैट अगेन, आपको याद होगा रमज़ान से पहले इन्होंने एक इमरान खान रिहाई फोर्स बनाई थी, आपको याद है? इन्होंने वो फोर्स बनाई थी, उन्होंने कहा था बस ये ईद रमज़ान आ गया है, इसके अंदर जो है वो हम इनको इकट्ठा करेंगे, और फिर उसके बाद ईद के बाद जो है ये रिहाई फोर्स जो अपना काम शुरू की। आई थिंक मैंने उसी दिन, जिस दिन ये इसका ऐलान हुआ था, तो मैंने उसी दिन कहा था टोपी ड्रामा, सारा सब टोपी ड्रामा, ये ट्रक की बत्ती के पीछे सबको लगा रहे हैं। और मुझे आज भी याद है, मैं बार बार इसीलिए खुद आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, मैं एक ऐसा सहाफ़ी हूँ जो खुद आपसे कहता है कि भाई ये जो लौंडे लपाड़े हैं ना, इनकी वीडियोस पुरानी ज़रूर जाके देखा करें, ज़रूर देखा करें, ताकि आपको पता लगे इनकी कितनी क्रेडिबिलिटी है। सो मैंने उस वक्त भी कहा था ये ट्रक की बत्ती के पीछे लगा रहे हैं, और उस वक्त दे वर सो एक्साइटेड, बस बन गई रिहाई फोर्स। अब आप देखिएगा, वो हमारे एक बड़े मशहूर यूट्यूबर हैं, वो मेरे ख्याल में, मैं उस दिन देख रहा था, बड़ा इस्तीफ़ा आ गया, 4 इस्तीफ़े आने लगे हैं, 8 इस्तीफ़े हो गए हैं, 10 जो हैं वो आने लगे हैं। मेरा ख्याल में उन्होंने जितने उन्होंने आज तक इस्तीफ़े दिलवा दिए हैं, पाकिस्तान की तारीख़ में शायद आज तक कभी पाकिस्तान की पार्लियामेंट में इतने इस्तीफ़े नहीं आएंगे जितने उन्होंने आज तक दिलवा दिए हैं। सो लोगों को बेवकूफ़ बनाना वही इनका मशगला है। आप उठा के देख लीजिए, एक पूरी एक चेन चलती है। बल्कि मैं रिसेंटली इनके बड़े एक मशहूर लौंडे लपाड़े हैं, उन्होंने तो यहाँ तक भी क्लेम कर दिया था कि जनाब अब आप देख लीजिएगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जो है वो डीलें भी हो गई हैं, तो इमरान खान उन रिहा भी होने लगा है, और मुस्लिम लीग नून की हुकूमत जाने भी लगी है। बिल्कुल जाएगी, चली जाए, मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट बराए मेहरबानी लोगों से झूठ मत बोलें। डोंट सेल देम फेक न्यूज़, फेक प्रोमिसेस,
क्योंकि ये दुकानदारी अब पुरानी होती जा रही है, लोग भी तंग आ चुके हैं इस किस्म की बातों को रोज़ाना 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 सुन सुन के। डोंट डू दैट। मुझे अफसोस होता है कि इनके कारकुनों को जो है कितने आराम से ये लोग बेवकूफ़ बना लेते हैं, मुझे बहुत अफसोस होता है इस बात का। अच्छा जी, इसके अलावा पिछले व्लॉग में हमने आपको बताया था कि जनाब खैबर पख्तूनख्वा की जो असम्बली है उसने मुख्तलिफ चीज़ों के ऊपर जो है वो कुछ कवानीन जो हैं, कवानीन तो नहीं कहना चाहिए, एक्ट्स जो हैं वो मंजूर करवाए हैं। लेकिन शफ़ी जान साहब जो हैं वो रात को मेरे साथ प्रोग्राम में शामिल थे। एक तो कुछ चीज़ें जिसको उन्होंने क्लैरिफिकेशन दी वो मैं भी आपके सामने एक दफ़ा दोबारा रख दूँ। एक तो उन्होंने कहा जी ब्लू पासपोर्ट जो है वो सिर्फ हम नहीं ले रहे, दीगर पार्लियामेंटेरियंस भी लेते हैं, तो अगर वो लेते हैं तो फिर हम भी ले रहे हैं, तो उसमें क्या बुरी बात है। जी बिल्कुल ठीक है। फिर आप नेक्स्ट टाइम ये क्लेम मत कीजिएगा कि आप लोग भी एलिट्स में शामिल हैं, नहीं है। तो क्योंकि आप काम सारे वही कर रहे हैं जो एलिट्स वाले जो बाकी करते हैं, फिर आप भी वही कर रहे हैं। एक बात। दूसरी बात, इसका उन्होंने इकरार किया कि जनाब हाँ जी हकीकत है कि 8 अब लाइसेंसेस जो हैं वो MPs ले सकेंगे, उसमें से 4 फ्री होंगे और 4 पेड होंगे। तो लेकिन उन्होंने कहा हकीकत ये है कि 4 फ्री तो पहले से थे, हमने तो 4 पेड और ऐड किए हैं। तो अगर इनके पास जो है किसी MP के पास पहले 4 क्लैशनकोफे थी, अब वो 8 रख सकता है। तो ये फैसिलिटी जो है उनको दी गई है। इसके अलावा कई चीज़ों के बारे में शफीउल्लाह जान साहब को उस वक्त नॉलेज नहीं थी, जबकि मेरी एक्चुअली उनसे इस प्रोग्राम से, जो मैंने कल रात को हम के ऊपर प्रोग्राम किया, मेरी उससे तकरीबन 2-2.5 घंटे पहले उनसे फ़ोन पे बात हो चुकी थी और मैंने उनको बताया भी था कि जी प्रोग्राम हम इस टॉपिक के ऊपर करेंगे, बट आई थिंक उनके पास इंफॉर्मेशन नहीं थी। वो बेचारे प्रोग्राम के दौरान ही जो है वो अपनी टीम्स वगैरह से या ब्यूरोक्रेसी जो है वो डिटेल्स ले रहे थे, बट उनकी डिटेल्स जो हैं वो काफ़ी हद तक स्केची थी। अच्छा जी, इसके अलावा अवामी नेशनल पार्टी के मरकज़ी सदर सेनेटर एमल वली ख़ान ने अपने वफ़द के हमरा JUFA के सरबराह मौलाना फजल रहमान से जो है वो मुलाकात की है। मुलाकात में मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल समेत खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में अमन अमान की सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया है। अब मौलाना साहब की मुलाकातें जितनी ज़बरदस्त तरीके से हो रही हैं, मतलब पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ और अब वो ANP जिसे हमेशा एक लेफ्ट की जमात जो है वो कंसिडर किया जाता था, आज वो भी मौलाना साहब के साथ मुलाकात करने के लिए उनके पास आ गए। तो ये अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। इसके अलावा जनाब शाह अब्दुल लतीफ़ यूनिवर्सिटी खैरपुर ने, ये बड़ी इंटरेस्टिंग खबर है, शाह अब्दुल लतीफ़ यूनिवर्सिटी खैरपुर ने बदउनवानी को ख़त्म करने और शफाफियत और एहतसाब को बरकरार रखते हुए अपने मुल्हका लॉ कॉलेजेस की 1200 से ज़ायद LLB की मुश्तबा असनाद मनसूख करने का फैसला किया है, जिसमें मुल्क के नामवर कानूनदान भी शामिल है और उनकी बाकायदा असनाद की मनसूखी का अवामी नोटिस भी जो है वो जारी किया गया है। ये मामला सिंडिकेट के 92वें इजलास में मंजूर किया गया और सिंडिकेट की मंजूरी से असनाद की मनसूखी की कार्रवाई को आगे बढ़ाया गया। ये मौजूदा इंतजामिया की इस्लाती मुहिम का तीसरा बड़ा मरला है। पहले मरले में मुबैना जाली रिकॉर्ड के मामला पर 128 अफराद के खिलाफ FIR दर्ज करवाई गई, जबकि दूसरे मरले में इस मामले से मुतल्लिक 8 से ज़ायद अफसरान के खिलाफ महकमाना और कानूनी कार्रवाई का आगाज़ करते हुए उन्हें मुअत्तल किया गया और उनके जामे में दाखिले पर पाबंदी आयद की गई। अब तीसरे मरहले में मुख्तलिफ मुल्हका लॉ कॉलेजेस से ताल्लुक़ रखने वाले 1200 से ज़ायद मुश्तबा LLB डिग्री रिकॉर्ड्स के हवाले से आखिरी अवामी नोटिस जो है वो जारी किया जा रहा है। इसके अलावा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जनाब 40 साल के बाद मीनार पाकिस्तान लाहौर में जो है वो अपना जलसा करने का उन्होंने ऐलान किया है और पार्टी की आदत के मुताबिक 25 जुलाई को मीनार पाकिस्तान ग्राउंड में तारीखी कन्वेंशन और जलसा मुनक्किद होगा, जबकि प्रोग्राम 25 और 26 जुलाई की दरमियानी शब तक जो है वो जारी रहेगा। 10 अप्रैल 1986 को शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने मीनार पाकिस्तान पर तारीखी जलसे से खिताब किया था, जिसके बाद अब तकरीबन 4 दहाइयों बाद पार्टी दोबारा उसी मुकाम पर अवामी इज्तिमा मुनक्किद कर रही है। वैसे तो ये होना चाहिए था 10 अप्रैल को, लेकिन मेरी समझ से बाहर है कि जुलाई में जब पीक गर्मी है उस मौके के ऊपर इनको याद आया कि जनाब 40 साल जो है वो हो चुके हैं। इसके अलावा जनाब एक और बड़ी इंटरेस्टिंग खबर मैं चाइना से आपके साथ जो है वो शेयर करना चाहूँगा, जहाँ पे चीन में एक सरकारी अफसर को $325 मिलियन रिश्वत लेने के जुर्म में सजाए मौत सुना दी गई है। चीन की एक अदालत ने नानजिंग के साबिक इक्तिसादी तरक्याती ओहदेदार को तकरीबन 30 साल के दौरान $325 मिलियन की रिश्वत लेने के जुर्म में सजाए मौत सुना दी है। अदालती फैसले के मुताबिक 1993 से 2023 के दरमियान यांग यूलेन, ये उनका नाम है, जिनको ये सज़ा सुनाई गई है, उसने मनसूबों की मंजूरी, कारोबारी सहूलत, ज़मीन के अलॉटमेंट और सरमाया फराहम करने के बदले भारी रकूम और कीमती असासे जो है वो वसूल किए हैं। तो बेसिकली फ़ाइलों को पहिया लगाता था, तो उसके साथ बेसिकली ये होगा कि उसे सजाए मौत सुना दी गई है। इसके साथ साथ जनाब अफगानिस्तान के साबिक फास्ट बॉलर शहपूर ज़दरान वो कैंसर के बायस जो है वो इंतकाल कर गए हैं।
ये अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ज़ादरान के इंतकाल पर अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि शहपूर ज़ादरान अफगानिस्तान क्रिकेट के इब्तदाई खिलाड़ियों में से थे और ज़ादरान के जनाजे का ऐलान ख़ानदान वालों की मुशावरत के बाद किया जाएगा। बड़ी अफसोसनाक खबर है, ज़ाहिर बात है किसी भी एक, और ही वॉज अ वेरी स्मार्ट गाय और मतलब बड़ी बड़ी अच्छी बॉलिंग जो है वो किया करते थे, लेकिन कैंसर का मर्ज जो है वो उनके लिए जानलेवा साबित हुआ। इसके अलावा कल रात को बड़ा ही एक ज़बरदस्त मैच जो है वो देखने को मिला अर्जेंटीना और इजिप्ट के दरमियान, जहाँ पे हैरानकुन तौर पे इजिप्ट जो है वो 2-0 से लीड कर रहा था। लियोनेल मेसी जो है वो एक पेनल्टी मिस कर चुके हुए थे और इट लुक लाइक जो डिफेंडिंग चैंपियंस हैं वो बिल्कुल फारिग होने वाले हैं। लेकिन उसके बाद खेल के तकरीबन आखिरी 14 मिनट के अंदर जो है वो एकदम गेम के अंदर जो है वो तब्दीली आती है और मेसी की जो टीम है वो 3 गोल के बाद दीगरे करती है और उसके बाद 3-2 से जो है वो ये मैच जीतने में कामयाब हो जाती है। और वो मतलब पहले तो मैं ये समझ रहा था शायद ये एक्स्ट्रा टाइम के अंदर चला जाएगा क्योंकि टाइम इतना कम है, लेकिन सिर्फ 14 मिनट के अंदर ही जो है अर्जेंटीना जो है वर्ल्ड कप से बाहर होते होते सिर्फ ये नहीं है कि वापस आया बल्कि अगले राउंड के लिए भी उसने क्वालिफाई कर लिया। लेकिन अब एक दो चीज़ें मैं ज़रूर यहाँ पे कहना चाहूँगा कि इजिप्ट के जो गोलकीपर थे उन्होंने क्या परफॉर्मेंस दिखाई। मतलब ख़ास तौर पे उन्होंने मेसी की जो एक पेनल्टी किक थी उसको रोका उन्होंने, मतलब मेसी की पेनल्टी किक को रोकना जो है वो बहुत बड़ी बात है। मेरे ख्याल में वो ये अपनी ज़िंदगी के आखिरी लम्हात तक जो अपने बच्चों को बताएगा कि मैंने मेसी की पेनल्टी किक जो है मैंने रोकी हुई है। एक बात। दूसरी बात यह कि इजिप्ट का इस नॉकआउट स्टेज तक पहुंच जाना खुद एक बहुत बड़ा मौजज़ा है, ये कोई छोटी बात नहीं थी। मतलब इजिप्ट का एक्चुअली आप ट्रैक रिकॉर्ड अगर निकाल के देखिए तो ये बड़ी बात है कि वो यहाँ तक, इवन वो उनके पास जो है वो बड़े ज़बरदस्त स्टार्स उनके पास मौजूद हैं, लेकिन नो वन एक्सपेक्टेड देम कि वो यहाँ तक आएंगे। तो यहाँ तक आना और उसके बाद इजिप्ट के पसीने, उसके अर्जेंटीना के पसीने निकाल देना, मतलब दे वर ऑलमोस्ट डाउन एंड डस्टेड, ख़त्म हो गई हुई थी बात। लेकिन इसके बावजूद अर्जेंटीना जो है वापस आया। सो रोनाल्डो जो है वो, मैं तो पहले समझा था कि 24 घंटे के अंदर रोनाल्डो भी गया तो मेसी भी गया, लेकिन दे वर एबल टू कम बैक और मेसी ने भी जो है उसके अंदर एक गोल जो है मेसी ने भी स्कोर किया। अगली वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।